वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 29 और 30 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वीक 15 का सेकंड लास्ट वीक है आपके कोर्स का, आपके क्रेडिट आवर्स का। जो टॉपिक आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस कोर्स एडवांस ऑडिट, दैट इज़ हाउ टू कंडक्ट ऑडिट और टेक्निक्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। मतलब कि एक्सटर्नल ऑडिट किस तरह कंडक्ट किया जाता है, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो एक्सटर्नल ऑडिट में अडॉप्ट की जाती हैं, सो दैट कि जो एक्सटर्नल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए जा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिट का जो पर्पस है वो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन है, कि ऑडिटर ने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हैं या नहीं हैं। तो ऑडिटर किस तरह इस काबिल होता है कि वो ओपिनियन ड्रॉ कर सके, वो क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करता है, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करता है। वी कैन से दीज आर ऑडिट प्रोसीजर्स जो अडॉप्ट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू एनेबल द ऑडिटर, जिसकी वजह से ऑडिटर इस काबिल हो जाता है कि वो किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रू एंड फेयर होने के बारे में जान लेता है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखें, आप एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी सारी जो स्टैंडर्ड्स हैं एक्सटर्नल ऑडिट के हवाले से आपने पढ़े कि सबसे पहले आपने पढ़ा जी ऑडिट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स कौन सी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है। फिर हमने एक्सटर्नल ऑडिट की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, फिर पढ़ा जिस तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक्सटर्नल ऑडिट को एंडोर्स किया जाता है। फिर हमने एक्सटर्नल ऑडिट के लिए जो एक्सटर्नल ऑडिटर के प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको डिस्कस किया। फिर हमने इंटरनल ऑडिट को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया जी कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, जो ऑडिट करने के दौरान ऑडिटर को जो है वो फेस करना पड़ता है, ऑडिटर उस रिस्क को मैनेज कैसे करता है। तो अल्टीमेटली अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि जो एक्सटर्नल ऑडिट हम बार बार कह रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंडोर्स करती है, ये एक्सटर्नल ऑडिट किया कैसे जाता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। देखें, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी कंपनी का, किसी बिज़नेस का, किसी फर्म का ऑडिट कर सकते हैं प्रोफेशनली। मतलब आप किसी के काम के अंदाज को देखकर बस पता चल रहा है उसको काम करना आता है या नहीं आता। तो एक्सटर्नल ऑडिट क्योंकि एक प्रैक्टिकल वर्क है, एक एक्टिविटी है जो ऑडिटर परफॉर्म करता है, तो फिर वो इस काबिल होता है कि वो ओपिनियन दे सके। वैसे नहीं कि उसने देखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उनको पेज को टर्न करके बार बार देखा, उसने वो इस काबिल हो गया कि वो रिपोर्ट दे देगा। नहीं, वो ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड करता है, ये टेक्निक्स यूज़ करता है, फिर वो इस काबिल होता है कि वो कोई ओपिनियन ड्रॉ कर सके। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं जी, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, फिर उन टेक्निक्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दीज आर 5 स्टेप्स, दीज आर 6 स्टेप्स ऑडिट प्रोसीजर्स वी कैन से, जो कि एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट के दौरान अप्लाई किए जाते हैं, ऑडिटर अडॉप्ट करता है, फिर वो इस काबिल होता है कि वो कोई ओपिनियन दे सके। फर्स्ट वन इज़, जो प्रोसीजर ऑडिटर अडॉप्ट करता है, वो जब भी किसी एंटिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने जाता है तो उसको समझता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है, उसके एनवायरनमेंट, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता है। देन वो इंक्वायरीज़ करता है, क्वेश्चनिंग करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। देन ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, फिर वो ऑब्जर्व करता है, इंस्पेक्शन करता है। देन ऑडिटर अप्लाइज एनालिटिकल प्रोसीजर्स, देन सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, एंड लास्ट पर है दी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो ये वो 6 प्रोसीजर्स हैं, ये वो 6 स्टेप्स हैं, ये वो 6 टेक्निक्स हैं जो ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिट में अडॉप्ट करता है ताकि वो इस काबिल हो सके कि कोई ओपिनियन ड्रॉ कर सके अबाउट ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, किस तरह एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा, इंक्वायरीज़ कहाँ से करता है और किस किस्म का नॉलेज उसमें से गेन करता है।
फिर वो क्या ऑब्ज़र्व करता है, क्या इंस्पेक्शन करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, वो एनालिसिस किन चीज़ों का करता है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कहाँ किस हवाले से अप्लाई करता है, और कंट्रोल्स को टेस्ट किस हवाले से किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ऑडिटर जब भी किसी एंटिटी को ऑडिट करने जाएगा तो सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करना चाहिए उसको, या वो करेगा उस एंटिटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एनवायरनमेंट को। देखें, हर एंटिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल एक बैंक को ले लें, बैंक के ऑपरेशंस जो हैं वो किसी शुगर मिल से डिफरेंट हैं, बैंक के ऑपरेशन जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से डिफरेंट हैं, इस तरह इंश्योरेंस कंपनीज के जो ऑपरेशन है वो सीमेंट इंडस्ट्री से डिफरेंट है, एंड सो ऑन। हर एंटिटी की अपनी अपनी वर्किंग है, अपने अपने ऑपरेशंस हैं, अपना अपना सिस्टम है, एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है हर एंटिटी का। अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो एंटिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ऑडिटर जाहिर सी बात है उसने उस एनवायरनमेंट में रहते हुए काम करना है, कंपनी के ऑपरेशंस पर, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है। तो ऑडिटर जब भी किसी कंपनी को ऑडिट करने जाएगा तो पहले वो उस एंटिटी के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करेगा, सो दैट कि वो ऑडिट प्रोसीजर्स को प्रॉपरली यानी अप्रोप्रिएटली अप्लाई कर सके और किसी रीज़नेबल कंक्लूजन तक पहुंच सके। तो सबसे पहला स्टेप है जी, सबसे पहली टेक्निक है ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड एंड असेसेस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑडिटर सबसे पहले उस एंटिटी को अंडरस्टैंड करेगा, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स नीड टू नो, उसे मुख्तलिफ पहलुओं से ऑर्गेनाइजेशन उस एंटिटी को समझना होगा। जैसा कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑपरेशन, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर और ऑपरेशंस को समझना है। नेचर और ऑपरेशंस का मतलब है जी उस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो ट्रेडिंग बिजनेस है, वो सर्विसेज बिजनेस है, उसकी नेचर क्या है। देन ऑडिटर एनालाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा उसके ऑपरेशंस को कि उसके ऑपरेशंस क्या है। ऑपरेशन मीन वो सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, कहाँ से सेल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सेल कर रहे हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, कहाँ कहाँ से परचेजेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, कौन से स्टेप्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है जी एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को, उसकी इन्वेस्टमेंट्स को, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, उसके बिजनेस ऑपरेशंस को। द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज। ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज़ को एनालाइज करता है। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज़ का मतलब है जी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटजी है एक्सपेंशन के हवाले से, यूज़ ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के हवाले से, न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, सर्विसेज स्ट्रेटजीज़ कंपनी के क्या हैं, कंपनी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिनके लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करेगा। थर्डली, ऑडिटर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, जिस सेक्टर से ताल्लुक़ है, इंडस्ट्री रेगुलेशन और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में जानेगा। से ऑर्गेनाइजेशन पर क्या टैक्सेशन पॉलिसी है, क्या सीजनल इफ़ेक्ट्स हैं, क्या मार्केट कंपटीशन है, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी जो है वो कंपनी अडॉप्ट कर रही है। दीज आर इंडस्ट्री रेगुलेशंस, जैसा कि मैंने बताया टैक्सेशन है, साइक्लिकल जो ऑपरेशंस हैं कंपनी के, सीजनल एक्टिविटीज़ है, मार्केट कंपटीशन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है, इनके बारे में ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है। देन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑडिटर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन पर किस तरह इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, क्या कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन किस तरह कंट्रोल की जा रही है, मॉनिटरिंग, क्या ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में मॉनिटरिंग है, लोगों पर नज़र रखी जा रही है, उनके एक्टिविटीज़ के बारे में किस तरह सुपरविज़न की जा रही है, किस तरह असेसमेंट की जाती है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अंदरूनी निज़ाम जो है रूल्स एंड रेगुलेशन का, ज़ाब्ते का, उसको एनालाइज़ किया जाता है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल की जाती है। लास्ट है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में, उसके बजटेड और फोरकास्टेड स्टेटमेंट्स के बारे में डाटा गेट करता है, ताकि उसे कंपनी के टारगेट्स के बारे में, उसके बजट्स के बारे में, एस्टिमेशंस के बारे में पता चले और रियलिटी के बारे में पता चले, एक्चुअल रिजल्ट से वो उनका कंपैरिजन कर सके, ताकि वो किसी नतीजे तक पहुँचे, ताकि वो एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं, जो फ्लक्चुएशन है, जो डेविएशन है, उनको एनालाइज़ कर सके।
तो दीज आर 5 एस्पेक्ट्स जिनके बारे में स्टडी करके ऑडिटर जो है उस कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट और उस एंटिटी इटसेल्फ एंटिटी के बारे में जान सकता है। दैट इज़ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज, इंडस्ट्री रेगुलेशंस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप था जी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। सेकंड स्टेप है जी इंक्वायरीज। ऑडिटर क्या करेगा जी? इंक्वायरीज कंडक्ट करेगा। दिस इज सेकंड स्टेप। इंक्वायरीज मतलब पूछ-गिछ करेगा, सवाल जवाब करेगा, इंक्वायर करेगा, डाटा गैदर करता है। ऑडिटर विजिट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शनल एरियाज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, फंक्शनल एरियाज में विजिट करता है ताकि वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गेट कर सके। जाहिर सी बात है, जब तक वो इन्फॉर्मेशन गेट नहीं करेगा वो ऑडिट करने के काबिल नहीं होगा। तो जो अंडरस्टैंडिंग के बाद वो इंक्वायरीज कंडक्ट करता है। इंक्वायरीज फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल्स हैं, उनसे डाटा गैदर करेगा, इंक्वायरीज करेगा, तो वो जान सकता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स और प्रोविजंस के बारे में कि किस सिस्टम के तहत कंपनी ने जो है वो प्रोसीजर्स अप्लाई कर रही है, प्रोविजंस अडॉप्ट की जा रही हैं, अकाउंटिंग प्रोविजंस, एस्टिमेशंस के बारे में वो जान सकता है। इसी तरह इंक्वायरीज फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इंक्वायरीज के बाद ऑडिटर इस काबिल होगा कि वो कंपनी के ऑपरेशंस किस तरह प्रोडक्शन की जाती है, कितना दिन प्रोडक्शन साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी का प्रोडक्शन सिस्टम जो है उस पर कंट्रोल कैसा है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस किस नेचर की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी की मेन प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, बाय प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट की जा सकती है। आप जान सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अल्टीमेटली आपके फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इम्पैक्ट करती है। इसी तरह ऑडिटर इंक्वायर करता है जी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की जो फाइंडिंग्स है ना, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है, जो वर्किंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल ऑडिटर पर के हवाले से। हमने जैसा कि पढ़ा है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिट वर्क पर रिलाई करता है। कब? जब वो असेसमेंट करता है कि इंटरनल ऑडिट वर्क जो है वो रीजनेबल केयर के साथ प्रोफेशनली कंडक्ट किया गया है और मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल ऑडिट की फाइंडिंग्स पर रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्शन शो करती है। तो ऑडिटर क्या करता है जी? फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, मैनेजमेंट रिएक्शन टुवर्ड्स द इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर इंटरनल ऑडिट की फाइंडिंग्स को एग्जामिन करता है, इंक्वायर करता है, उसके बारे में जानता है और मैनेजमेंट का जो रिएक्शन होता है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से कि मतलब जो इंटरनल ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी है उस पर मैनेजमेंट क्या रिएक्शन शो करती है, उसके अकॉर्डिंगली कोई चेंजेस लेकर आती है, कोई डिसीजंस करती है या नहीं करती। देन इंक्वायरीज फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फिर ऑडिटर सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इंक्वायरीज करेगा तो उसे कंपनी की सेल्स ट्रेंड के बारे में पता चलेगा, कंपनी की डिस्काउंट पॉलिसीज़, किसको डिस्काउंट दी जा रही है, किसको डिस्काउंट नहीं दी जा रही, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फ्रॉड्स किए जाते हैं। जिस कस्टमर को डिस्काउंट नहीं भी दी जाती उसको भी डिस्काउंट लिख दी जाती है और वो डिस्काउंट जो है उससे ज़ाती फ़ायदा ले लिया जाता है। देन आफ्टर सेल सर्विसेज, ये भी कंपनी की सर्विसेज है जहाँ पर स्पेंडिंग्स होती हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट से इंक्वायरीज करने से ऑडिटर को सेल्स ट्रेंड का, डिस्काउंट पॉलिसीज़ का और आफ्टर सेल्स सर्विसेज का पता चलता है। देन इंक्वायरीज फ्रॉम लीगल एडवाइज़र, कंपनी के जो लीगल एडवाइज़र्स हैं उनसे इंक्वायरीज करने से ऑडिटर को इस काबिल होता है ऑडिटर के वो कंपनी के हवाले से जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं, जो मुकदमात कंपनी पर हुए होते हैं, जिनकी प्रोसीडिंग हो रही होती है, या रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंप्लाइंस के लीगल एडवाइज़र से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये इंक्वायर करते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो नहीं है और उस लिटिगेशन का, उस मुकदमे का क्या स्टेटस है, कंपनी का स्टांस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी के हवाले से हैं, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हवाले से हैं, बिज़नेस के हवाले से हैं, क्या कंपनी उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि एवरीथिंग इम्पैक्ट ऑन द गोइंग कंसर्न ऑफ द बिज़नेस। जब भी कंपनी रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही होती, चाहे वो टैक्सेशन की हो, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जब कंपनी किसी भी जो रेलेवेंट रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रही होती तो अल्टीमेटली ये कंपनी के लिए मुश्किल का बायस बनते हैं और कंपनी की गोइंग कंसर्न को डिस्टर्ब करते हैं। तो इंक्वायरीज कंडक्ट करना ये सेकंड स्टेप है, सेकंड प्रोसीजर है ऑडिट प्रोसीजर। जैसा कि मैंने आपको आउटलाइन में बताया कि सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, ये अंडरस्टैंड करता है एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को। सेकेंडली वो इंक्वायरीज कंडक्ट करता है और थर्डली हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। इंक्वायरीज के बाद नेक्स्ट स्टेप है जी ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन।
ये जो थर्ड स्टेप है या थर्ड प्रोसीजर है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, बेसिकली इट इज़ द कंफर्मेशन ऑफ इंक्वायरीज़ कि जो आप इंक्वायर करते हैं अब आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि जो कुछ आपको इंक्वायरीज़ में रिस्पॉन्स मिला, जो कुछ इंक्वायरीज़ में आपने अंडरस्टैंड किया, आपको बताया गया या आपने देखा वहाँ पर, उसको अब ऑब्ज़र्व करें कि क्या एक्चुअली ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। देखें, कंपनी आपको इंक्वायरीज़ में अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जो पता चलता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो पता चलता है, इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, लीगल एडवाइज़र से, इस स्टेप में उनकी हकीकत देखी जाती है कि क्या वाकई ही जो इंक्वायर किया गया था वो एक्चुअली फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, या हकीकत उसके अकॉर्डिंग है या उसके अगेंस्ट है। सो द पर्पज़ इज़ टू कंफर्म द इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू इंक्वायरीज़। तो मकसद क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है इंक्वायरीज से, उनको कंफर्म करना कि भाई वो ठीक है या नहीं है। इसके लिए ऑडिटर क्या करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर इस पर्पज़ के लिए कंपनी के डिपार्टमेंट्स में विज़िट करता है। देखें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लीगल एडवाइज़र है, लीगल डिपार्टमेंट है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट्स में विज़िट करके, इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के, इनके मैनुअल्स को पढ़ के, एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को देखकर, लीगल प्रोसीडिंग जो लीगल एडवाइज़र्स के पास होंगी लिटिगेशन के हवाले से, उसको पढ़ के ऑडिटर को पता चलता है कि भाई जो इंक्वायरी उसने किया था वो ठीक है या नहीं। सो द पर्पज़ इज़ टू कंफर्म द इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू इंक्वायरीज। तो क्या किया जाता है जी इस स्टेप में, ऑब्जर्व नॉर्मल ऑपरेशंस, कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है, जो ऑपरेशंस हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, चीज़ों को होते हुए देखा जाता है, एक्चुअल रियलिटी में वॉच किया जाता है कि एक्चुअली कंपनी में वो जो इंक्वायरीज थी, जो बताया गया था, उनको फॉलो किया जा रहा है ऑपरेशन में या नहीं किया जा रहा। इस तरह डॉक्यूमेंट्स को रीड करके आपको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है कि क्या बताया गया और क्या लिखा हुआ है। विजिटिंग प्रीमिसेस, कंपनी की बुक्स को, कंपनी के कंप्यूटर्स को, अकाउंट्स को, लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, देखना, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को देखना, प्रोसीजर्स को देखना, कंपनी का जो ऑपरेशन है, सेल परचेज़ का सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, उसको देखना, कंप्यूटर्स में कंपनी की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको वॉच करना, ताकि आप कंफर्म कर सकें कि आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। रीडिंग मैनुअल्स ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, जो क्लाइंट से रिलेटेड मैनुअल्स हैं, उनको जो बिल बना के दिए गए हैं, क्लाइंट के से रिलेटेड जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, उन सबको रीड करना ताकि आप किसी नतीजे तक पहुंच सकें। अब देखें, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हुए, प्रीमिसेस को विज़िट करते हुए, ऑब्ज़र्व द नॉर्मल ऑपरेशंस को ऑब्ज़र्व करते हुए ऑडिटर को पता चलता जाता है कि भाई यहाँ पर डेफिशिएंसी है, यहाँ पर झूठ बोला गया है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, जो बताया गया वो ऐसा नहीं हो रहा। तो इन्हीं चीज़ों को बाद में वो अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बना लेता है। तो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर को इस काबिल बना देते हैं कि वो किसी स्टांस तक, किसी नतीजे तक, किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकता है जिसकी बुनियाद पर उसने अपनी ओपिनियन लिखनी होती है। टेस्टिंग मीन टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि क्या हकीकत है और क्या बताया गया है, क्या बताया गया था, क्या लिखा हुआ है और हकीकत में क्या हो रहा है, उनको टेस्ट करना, कंपेयर करना। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो अब तक हमने 3 स्टेप्स जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट के प्रोसीजर के वो डिस्कस करनी है। फर्स्ट है जी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, सेकंड इज़ इंक्वायरीज, थर्ड इज़ ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि इसका मतलब है जी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से हम एंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके नेचर ऑफ बिज़नेस को, ऑपरेशंस को, ऑब्जेक्टिव्स को, फाइनेंशियल सिस्टम को, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं, इंडस्ट्री रेगुलेशंस को समझते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हमने जिस कंपनी का, जिस बिज़नेस का, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करना है, हम उसके बारे में फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन हासिल हो। देन सेकंड में हमने कहा जी इंक्वायरीज कंडक्ट करते हैं, हम क्वेश्चनिंग करते हैं, डाटा गैदर करते हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, जो कंपनी के डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। थर्ड स्टेप में जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन है कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं जो कुछ हमने इंक्वायर किया, उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि हकीकत में वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। फोर्थ स्टेप है जी, फोर्थ टेक्निक है, फोर्थ प्रोसीजर है, दैट इज़ नेम एज एनालिटिकल प्रोसीजर। तज्जिया करना, ऐसा प्रोसीजर जिसमें तज्जियाती अमल
जो है वो अप्लाई किया जाता है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इन एनालिटिकल प्रोसीजर से ऑडिटर को बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी बुनियाद पर वो अपना ओपिनियन दे सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर होने के हवाले से। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब ये है कि ऑडिटर क्या करता है, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका कंपैरिजन करता है, उनके रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है। यू कैन से रेशोज़ जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं, चाहे वो वर्टिकली हों चाहे हॉरिजेंटली हों, मतलब चाहे वो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स की हों, इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस का आपस में कंपैरिजन हो, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ का कंपैरिजन हो, या प्रॉफिट्स का और सेल्स का कंपैरिजन हो, ये हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन हो जाएगा। जब एक एक्सपेंसेस का दूसरे एक्सपेंसेस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो वर्टिकल कंपैरिजन हो जाएगा। जब डायरेक्ट रेवेन्यूज़ का इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ के साथ कंपैरिजन होगा तो वो वर्टिकल कंपैरिजन हो जाएगा। इसी तरह बैलेंस शीट के आइटम, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कंपैरिजन करना, प्रॉफिट और एसेट्स का कंपैरिजन करना, प्रॉफिट और लायबिलिटीज़ का कंपैरिजन करना, लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटीज़ का कंपैरिजन करना, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का कंपैरिजन करना। कंपैरिजन से आपको जो रेशियोज़ मिलती हैं, ये रेशियोज़ बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं। ये कंपनी की इन डेप्थ कंपनी की पोजीशन के बारे में, उसकी लिक्विडिटी के बारे में, उसकी सॉल्वेंसी के बारे में, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उसकी टर्नओवर के बारे में आपको बताती हैं। तो क्या किया जाता है, ना सिर्फ करंट ईयर की रेशियोज़ जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है, उनके बिहाफ पर उनकी बेस पर कंपनी की पोजीशन का एनालिसिस किया जाता है, बल्कि इन रेशियोज़ का प्रीवियस ईयर्स के साथ भी कंपैरिजन किया जाता है ताकि आप एबनॉर्मेलिटी, फ्लक्चुएशन और डेविएशन जो है वो एनालाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल कंपनी देखती है भाई करंट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितनी है, प्रीवियस ईयर में कितनी थी, या अगर कंपनी ने फोरकास्टेड और बजटेड इन्फॉर्मेशन बनाई हुई है, बजटेड और फोरकास्टेड स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं, तो उसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है और करंट ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, उसमें कितना डिफरेंस है, फ्लक्चुएशन है, डेविएशन है, उसको स्टडी किया जाता है ताकि कोई भी एबनॉर्मल चेंज होगा उसको फोकस किया जा सके और उसकी बुनियाद पर ओपिनियन ड्रॉ किया जा सके। तो ना सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स में फाइनेंशियल आइटम्स का कंपैरिजन किया जाता है, जैसा कि हमने कहा करंट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ना सिर्फ इनका कंपैरिजन किया जाता है बल्कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा का भी कंपैरिजन किया जाता है। फाइनेंशियल मतलब सेल्स की अमाउंट और नॉन फाइनेंशियल मतलब सेल्स यूनिट्स। फाइनेंशियल मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनकी अमाउंट, और नॉन फाइनेंशियल मीन आपके नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कितने यूनिट्स सेल हुए हैं या कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं या कितने यूनिट्स आपके जो है वो डिफेक्टिव निकले हैं या स्पॉइल्ड निकले हैं, नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स कितनी हैं, सैलरीज़ की अमाउंट क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। सैलरीज़ का कंपैरिजन करना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ, दैट इज़ नॉन फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल कंपैरिजन। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कंपैरिजन भी किया जाता है और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का कंपैरिजन भी किया जाता है, रेशियो निकाली जाती है। मिसाल के तौर पे देखा जाता है पिछले साल सैलरीज़ कितनी थी, सैलरीज़ का एक्सपेंस और आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे, उनकी रेशो, और इस साल देखा जाता है कि आपकी सैलरीज़ के एक्सपेंसेस कितने हैं और आपके एम्प्लॉयज़ की तादाद कितनी है, ताकि उसकी बुनियाद पर कंपनी किसी कंक्लूजन तक पहुँचे, इस चेंज को फाइंड आउट करे, इस एक्सपेंसेस में इजाफे या कमी को कंपनी जो है वो अंडरस्टैंड कर सके, उसकी रीज़न फाइंड आउट कर सके। तो इवैल्यूएशन एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है किस तरह से, रिलेशनशिप्स को स्टडी करके, मतलब रेशियोज़ को स्टडी करके। रेशियोज़ कौन सी, अमंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के दरमियान एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के दरमियान। इट आल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन, इसमें शामिल है क्या, इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फ्लक्चुएशन, जितना भी उतार चढ़ाव आता है, जितनी डेविएशन, जितना मुनहरिफ होती हैं चीज़ें अपने स्टैंडर्ड से, जितना चेंज होती हैं, उसमें जो चेंजेस आती हैं उनको स्टडी किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि किस वजह से ये चेंज है फ्रॉम प्रिडिक्टेड अमाउंट, और जो प्रिडिक्शन थी, जो अंदाज़ा था उसके मुकाबले में एक्चुअल का कंपैरिजन किया जाता है कि एक्चुअल में और प्रिडिक्शन में कितना डिफरेंस है। तो इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स, रेशियोज अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। इट आल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन एंड डेविएशन फ्रॉम प्रिडिक्टेड अमाउंट्स। तीन तरह के देखें ये एनालिटिकल प्रोसीजर, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
सबसे पहले द कंपैरिजन ऑफ दीज रेशियोज, इन रेशियोज का कंपैरिजन किया जाता है। किन रेशियोज का? करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एटसेट्रा, सॉल्वेंसी रेशियो। इन रेशियोज का कंपैरिजन किया जाता है कैसे? सिमिलर इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, इन रेशियोज का कंपैरिजन किया जाता है पिछले साल की रेशियोज के साथ। देन इन रेशियोज का कंपैरिजन किया जाता है बजटेड एंड फोरकास्टेड इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब जो करंट ईयर की रेशियोज है इनका कंपैरिजन किया जाता है फोरकास्टेड बैलेंस शीट, फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसकी रेशियोज के साथ। फिर इन रेशियोज का कंपैरिजन किया जाता है विद इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन, जो ओवरऑल बाकी कंपनीज हैं इस सेक्टर से रिलेटेड, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर आपकी टेक्सटाइल मिल है तो किसी दूसरी टेक्सटाइल मिल है उनकी रेशियोज के साथ कि उनका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर 25% है तो आपका क्यों 35% है या 40% है, या उनका अगर 25% है तो आपका क्यों 10% है, से जितना भी डिफरेंस होगा। तो इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन का मतलब है उस सेक्टर से रिलेटेड जो बाकी कंपनीज हैं उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो 3 तरह का कंपैरिजन हो गया जी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, सिमिलर इन्फॉर्मेशन विद प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, बजटेड इन्फॉर्मेशन, फिर कंपैरिजन विद इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन। देन सेकेंडली एक्चुअल इन्फॉर्मेशन विद प्रेडिक्टेड इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल जो रिजल्ट्स होते हैं उनका कंपैरिजन, एक्चुअल सेल्स का कंपैरिजन प्रेडिक्टेड सेल्स के साथ, एक्चुअल प्रॉफिट का कंपैरिजन प्रेडिक्टेड सेल्स के साथ, एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन जो है वो प्रेडिक्टेड कॉस्ट के साथ। तो इस तरह आपको डेविएशन और फ्लक्चुएशन का पता चलता है, एनालिसिस होता है, इवैल्यूएशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और लास्ट पर है जी रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का भी कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जांपल पे रोल, जितनी भी सैलरीज हैं, सैलरीज एंड वेजेस, उनको पे रोल कहा जाता है। उन पे रोल का कंपैरिजन किसके साथ? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के साथ। इस तरह नंबर ऑफ़ कस्टमर कंप्लेंट्स कितनी है, पिछले साल कंप्लेंट्स कितनी थी, इस बार कंप्लेंट्स कितनी है कस्टमर की। देन कंपेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विद सैलरीज एंड वेजेस, दैन यूनिट्स ऑफ आउटपुट विद परचेजेस, आपने कितनी परचेजेस इस साल की हैं और कितने यूनिट्स तैयार किए हैं, पिछले साल कितनी परचेजेस और कितने यूनिट्स तैयार किए थे। अब परचेजेस जो है इनकी अमाउंट जो है ये तो फाइनेंशियल हो गई, लेकिन यूनिट्स ऑफ आउटपुट क्या है? नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर बड़े हेल्पफुल होते हैं किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, फ्लक्चुएशन और डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए, एबनॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, चेंज को फाइंड आउट करने के लिए। इन्हीं चेंजेस को वो इन्वेस्टिगेट करता है तो पता चलता है भाई यहाँ पे किसी फ्रॉड की वजह से, किसी एरर की वजह से, किसी मेजर चेंज की वजह से जो है वो, किसी मैनिपुलेशन की वजह से जो है वो चेंज आया है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या चीज़ों को ओवर स्टेट कर दिया गया है या अंडर स्टेट कर दिया गया है डिज़ायर्ड बेनिफिट्स को लेने के लिए। तो एनालिटिकल प्रोसीजर बड़े ही हेल्पफुल होते हैं कि वो ऑडिटर को कंक्लूजन ड्रॉ करने में, ओपिनियन एक्सप्रेस करने में बड़ी हेल्पफुल, बड़े इंपॉर्टेंट क्लूज़ प्रोवाइड करते हैं, पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये 4th स्टेप था जी एनालिटिकल प्रोसीजर, जो कि एक्सटर्नल ऑडिट में बड़े हेल्पफुल होते हैं और ये अडॉप्ट किए जाते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब ये हुआ जी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो आइटम्स हैं उनके दरमियान रेशोज़ कंपैरिजन किया जाता है, जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनका कंपैरिजन किया जाता है, उनकी रिलेशनशिप को कैलकुलेट किया जाता है। फिर इन रिलेशनशिप्स को प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर और इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर और इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि आप फ्लक्चुएशन और डेविएशन को जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो ये तो 4th प्रोसीजर था, 4th स्टेप था इन कंडक्टिंग एन एक्सटर्नल ऑडिट। तो आप जब कहीं ऑडिट करने के लिए जाएं तो सबसे पहले क्या करें जी, आप उस एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करें। टेक अ टाइम, इट शुड नॉट बी कंडक्टेड इन हरी कि आप पहले दिन ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ने और कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर या पेंसिल के साथ करना शुरू कर दें। पहले उस एंटिटी को अंडरस्टैंड करें, उसके एनवायरनमेंट को समझें, इंक्वायरीज करें, ऑब्जर्वेशन करें, इंस्पेक्शन करें। देन आप एनालिटिकल प्रोसीजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा, जो उसके रिलेशनशिप्स के कंपैरिजन्स को स्टार्ट करें। देन 5th स्टेप है जी, अब आप सब्सटेंसिव प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करें। तो दिस इज़ हाउ टू कंडक्ट एन ऑडिट प्रोफेशनली, कि प्रोफेशनल वे में आप ऑडिट कैसे कर सकते हैं ताकि देखने वाला ये समझ सके कि वाकई ही आपको ऑडिट करना आता है और ऑडिट प्रोफेशनली इस तरह किया जाता है। तो 4th स्टेप के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी 5th प्रोसीजर की तरफ, दैट इज़ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं जी? सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कहते किनको हैं। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते क्या हैं। पहली बात तो ये है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब है ऐसे सारे प्रोसीजर्स जो ऑडिटर या कोई भी इन्वेस्टिगेटर
अप्लाई करता है, यूज़ करता है, यहाँ तक कि उसकी तसल्ली हो जाए किसी भी इवेंट के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी मैटर के बारे में। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब ये है कि ऐसे सारे प्रोसीजर जो अडॉप्ट किए जाते हैं अपनी तसल्ली के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आप को ये क्लैरिफाई करने के लिए, हालात वाक़यात के बारे में जानने के लिए कि उनमें कितनी सच्चाई है, उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या स्टेटस है। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आर डिज़ाइन टू डिटेक्ट मटेरियल स्टेटमेंट एट एन असर्शन लेवल, तसल्ली की हद तक, सेटिस्फेक्शन की हद तक, अपने डाउट्स क्लियर करने की हद तक ये प्रोसीजर जो है अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि इस बारे में कंफर्म किया जाए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं या नहीं हैं। और मटेरियल जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है इनके बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट ये कहते हैं जी कि ऑडिटर को मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करने के हवाले से सब्सटेंटिव प्रोसीजर हर सूरत अप्लाई करने चाहिए, चाहे उसको लगे कि रिस्क है या नहीं है, चाहे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो या ना हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हर हाल में अडॉप्ट होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर एक्सटर्नल ऑडिट में लाजमी अडॉप्ट किए जाते हैं, किए जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट। अब ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है क्या? सबसे पहले तो ये लिखा हुआ जी अकॉर्डिंग टू ISA इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क असेस्ड बाय द ऑडिटर, चाहे रिस्क असेसमेंट जो भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क असेस्ड बाय द ऑडिटर, चाहे ऑडिटर रिस्क असेस करे इर्रिस्पेक्टिव, इस बात से कतई नज़र कि रिस्क जितना भी हो, ज़्यादा हो या कम हो, ऑडिटर शुड डिज़ाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर ईच मटेरियल आइटम। तो ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर हर हाल में अडॉप्ट करने हैं, हर हाल में अप्लाई करने हैं। प्रोसीजर्स फॉर ईच मटेरियल आइटम, सारी मटेरियल आइटम के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर लाजमी अप्लाई होने चाहिए, करने चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट के मुताबिक, चाहे ऑडिटर सेटिस्फाइड हो या ना सेटिस्फाइड हो, चाहे उसको लगे कि रिस्क ज़्यादा है या रिस्क कम है कि हम इसको अडॉप्ट नहीं करते, इसको अप्लाई नहीं करते, उसे फिर भी अप्लाई करने चाहिए। अब ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है क्या? देयर आर 3 टाइप ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फर्स्ट, रिकॉन्साइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मैच करना, रिकॉन्साइल करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट होता है जी ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन के बाद ट्रांजैक्शन जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्री, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, देन क्लोजिंग प्रोसेस। इन सब चीज़ों में रबत होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब है जो जर्नल में लिखा जाए वही लेजर में पोस्ट हो, जो लेजर में हो वही ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हो, जो ट्रायल बैलेंस में हो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो, अमाउंट्स आपस में इक्वल हो। ये ना हो कि आपकी सेल्स की अमाउंट जर्नल में कुछ और हो, लेजर में कुछ और हो, ट्रायल बैलेंस में कुछ और लिखी जाए जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए। तो रिकॉन्सिलिएशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मीन मैचिंग द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट विद जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर है एग्जामिनिंग ऑल मटेरियल जर्नल एंट्रीज, सारी मटेरियल जर्नल एंट्रीज, ऐसी जर्नल एंट्रीज जिसमें मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व है। जर्नल एंट्री जिसमें मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व है मतलब ऐसी अमाउंट जिसको आपने मटीरियलिटी लेवल रखा है, ऐसी सारी अमाउंट्स की जो एंट्रीज़ हैं दे आर मस्ट बी चेक्ड, मस्ट बी एग्जामिन्ड। कैसे एग्जामिन करनी है? चेक विद एविडेंस ऑल द रिकॉर्डेड जर्नल एंट्रीज, सारी रिकॉर्डेड जर्नल एंट्रीज को उनके एविडेंस के साथ चेक करना है। कोरोबोरेटिंग डॉक्यूमेंट्स, कोरोबोरेटिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एविडेंस होते हैं किसी ट्रांजैक्शन का, जैसा कि आपने सेल की तो सेल वाउचर जो है, आपने परचेजेस की तो जो इनवाइस आपको मिली, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की आपको स्लिप मिली बैंक में डिपॉजिट करवाने के बाद, या ट्रांजैक्शन कोड जो आपने ऑनलाइन पेमेंट की उसका। तो मटेरियल जर्नल एंट्रीज़ को एग्जामिन करने का मतलब है हर मटेरियल जर्नल एंट्री को उसके डॉक्यूमेंट के साथ, उसके एविडेंस के साथ मैच किया जाए, उसकी डेट को, उसकी अमाउंट को, उसके जो अकाउंट्स हैं उनकी नेचर को, ताकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी इंश्योर किया जाए कि वो फॉलो किए जा रहे हैं। तो एग्जामिनिंग ऑल मटेरियल जर्नल एंट्रीज, चेक विद एविडेंस ऑल द रिकॉर्डेड जर्नल एंट्रीज, कोरोबोरेटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। लास्ट है जी एग्जामिनिंग अदर एडजस्टमेंट्स मेड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट्स जो हैं वो
ईयर एंड पर की जाती हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अप टू डेट करने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप जानते हैं प्रीपेड्स की एडजस्टमेंट होती हैं, एडवांस रिसीव्ड की इन्फॉर्मेशन होती हैं, अनअर्नड की, पेएबल्स की, रिसीवेबल्स की, डेप्रिसिएशंस की, बैड डेट्स की प्रोविज़न है, टैक्सेशन की प्रोविज़न है, ये सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं एट द ईयर एंड, ताकि अकाउंट्स को अप टू डेट किया जा सके, मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक उनको जो है वो अकॉर्डिंगली किया जा सके। तो इन सब एडजस्टमेंट्स को देखना कि ये एडजस्टमेंट्स कहीं चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, मिस स्टेटमेंट करने के लिए और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल करने के लिए तो नहीं की जा रही। तो एडजस्टमेंट्स क्योंकि ईयर एंड पर की जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें मैनिपुलेशन की जाए, इनको चेंज किया जाए, इनको मिस स्टेट किया जाए। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर 3 तरह के हो गए जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंसी को चेक करना, फिर सारी जर्नल एंट्रीज को एग्जामिन करना किस तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनकी कोरोबोरेटिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, और लास्ट पर ही सारी एडजस्टमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की जाती हैं उनको चेक करना। तो देखें आप खुद जज करें कि क्या इस तरह करने से, मतलब जिस तरह आपने अभी ऑडिट प्रोसीजर देखा है कि ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले हम एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम इंक्वायरीज करेंगे, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर जैसा कि मैंने अभी बताया कि सारी मटेरियल जर्नल एंट्रीज को उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और उनके रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉन्साइल करना, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉन्साइल करना, और थर्डली जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में उनको चेक करना। तो क्या इस तरह करने से, आप खुद जज करें कि क्या इस तरह करने से ऑडिटर को कई चीज़ें पता नहीं चलेंगी जिसको वो अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाएगा, जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया हो ऑडिट का, और अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर ऑडिट पढ़ने के बाद आपको ऑडिट करना नहीं आया तो क्या फ़ायदा ऑडिट पढ़ने का। तो ये टॉपिक ऐसा था जो आपको बता रहा है कि भैया आपने ऑडिट करना कैसे है प्रोफेशनली, क्या क्या तरतीब रखनी है ऑडिट करने में, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किस तरतीब से ऑडिट करना है, ताकि आप ऐसी चीज़ों को एग्जर्ट कर सकें, फाइंड आउट कर सकें जो कि कंक्लूजन ड्रॉ करने में आपकी हेल्प करती हैं। लास्ट स्टेप है, लास्ट प्रोसीजर है, दैट इज़ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ये भी ऑडिट प्रोसीजर में शामिल है कि ऑडिटर क्या करे, कंट्रोल्स को टेस्ट करे। कंट्रोल्स को टेस्ट करने का मतलब क्या है, देखिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मतलब क्या है, कंट्रोल्स को टेस्ट करना लास्ट स्टेप है, लास्ट प्रोसीजर है, जिसका मतलब ये है जी ऑडिटर ये एग्जामिन करता है, ये जज करता है, ये पता चलाता है कि क्या फाइनेंशियल जो आपने कंपनी के अंदर चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने इसलिए बनाया हुआ था ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी और बाकी सारे मैटर्स भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट ना हो, कंपनी की बाकी ऑपरेशंस जो हैं वो कंपनी के बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट की विश के मुताबिक हों। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मतलब है यहाँ पर ऑडिटर ये चेक करता है कि वो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने बनाया हुआ है, जो परचेज सिस्टम बनाया हुआ है, सेल सिस्टम बनाया हुआ है, जो आपने एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग सिस्टम बनाया हुआ है, क्या वो इस काबिल है कि आप के फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट कर सके, क्या वो एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के काबिल है या नहीं है। तो देखें आप एक सिस्टम बनाते हैं जी चेक एंड बैलेंस का, हो सकता है वो सिस्टम जो है वो यूज़फुल ना हो, उसका बेनिफिट ना हो रहा हो, चेक एंड बैलेंस ना रह रहा हो उसके बावजूद। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मतलब है ऑडिट प्रोसीजर, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन टू इवेल्युएट जिनके मुताबिक चेक किया जाता है द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। वो जो कंट्रोल्स है ना जो आपने बनाए हुए हैं, वो जो चेक एंड बैलेंस बनाया हुआ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाए हुए हैं, इन प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग मटीरियल मिस स्टेटमेंट, मटीरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए जो कंट्रोल्स आपने बनाए हुए हैं उनको टेस्ट करना, उनको चेक करना कि क्या वो वाकई ही एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट कर रहे हैं, फ्रॉड को होने से रोक रहे हैं वो कंट्रोल सिस्टम, वो जो चेक एंड बैलेंस है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या नहीं है। तो ऑडिटर ऑडिट जब करता है तो आपने पढ़ा है एक बाय प्रोडक्ट भी होती है ऑडिट की, एक्सटर्नल ऑडिट की। ऑडिटर ओपिनियन देता है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, उसकी डेफिशिएंसीज के बारे में। तो वो इसी तरह टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को अप्लाई जब करता है, जब वो कंट्रोल्स को टेस्ट करता है, चेक करता है भाई कंपनी परचेजिंग कैसे करती है, क्या इस परचेजिंग करने के दौरान कोई ऐसे इम्कानात हैं कि लोग फ्रॉड कर सकें, एरर कर सकें, तो वो उन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में भी रिपोर्ट देता है।
तो ये लास्ट स्टेप था जी ऑडिट प्रोसीजर्स के हवाले से। उम्मीद है आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, सुन लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल टॉपिक है जो आपको ये बताता है भाई आपने ऑडिट कंडक्ट कैसे करना है प्रोफेशनली, कि कोई देख कर ये ना कि भाई आपको ऑडिट करना नहीं आता या आपको पता नहीं ऑडिट कैसे करना है। तो हाउ टू कंडक्ट एन एक्सटर्नल ऑडिट में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंक्वायरीज, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंतहाई अहम टॉपिक है, इसको प्रैक्टिकली समझिएगा, तरतीब से समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा और देखिएगा कि क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप इस काबिल हैं कि आपको कोई बुलाए अपनी कंपनी में और कहे जी आप ऑडिट करें, तो आप प्रोफेशनली ऑडिट कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया है तो आप बड़े अच्छे से बड़े प्रोफेशनली ऑडिट कर सकते हैं और एक रीज़नेबल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे भाई ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। तो आपको जिस तरह ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आप ये अंडरस्टैंड करें भी ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, ऑडिट रिपोर्ट के क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।